अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या होता था, सिर्फ मोबाइल सिर्फ डेस्कटॉप ही होते थे, यानी कंप्यूटर स्क्रीन ही होती थी, मोनीटर्स ही होते थे जिसके लिए वेबसाइट्स बनती थी। S20 अल्ट्रा के अंदर हम देखें तो देखें कितना अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा ना बिल्कुल भी। तो हम चाहते हैं कि ये अच्छा सा हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं स्मैश कोड। और हम CSS की प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट एंड पे हैं। एक लेक्चर रह गया था, उसका हम आज देखेंगे। थ्योरी ही है थोड़ा सा, इसका लेना देना है हमारे नेक्स्ट टॉपिक से। अगर हम इस लेक्चर को नहीं करते तो फिर बूटस्ट्रैप जो हमने इससे नेक्स्ट शुरू करनी है उसकी हमें समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको ध्यान से सुनना है और इसकी फिर प्रैक्टिस भी करनी है। जो हमने पहले चीज़ें सीखी हुई हैं उसके अंदर इसकी प्रैक्टिस भी हो सकती है। तो हम इसको आज शुरू करते हैं। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी हुआ है कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है। आज इसको थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ेंगे कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के अंदर ये होता है कि एक चीज़ जो हम बना रहे हैं, जैसे हमने ये पेज बनाया है, ये डेस्कटॉप में भी अच्छा लगे, डेस्कटॉप मतलब कि कंप्यूटर में, लैपटॉप में भी अच्छा लगे, टैबलेट के अंदर भी अच्छा लगे और फ़ोन के अंदर भी अच्छा लगे। अभी हम जैसे इसको फ़ोन के अंदर डायरेक्ट ले देखें तो ये देखें बड़ा अजीब सा लग रहा है। ठीक है, अगर ये हम इसको देखें सैमसंग गलेक्सी S20 अल्ट्रा के अंदर हम देखें तो ये देखें कितना अजीब सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा ना बिल्कुल भी। तो हम चाहते हैं कि ये अच्छा सा हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना पड़ता है। वो क्या होता है वो अब हम देखेंगे। ठीक है, इससे क्या होता है, HTML और CSS से ही वो बनेगा। इसके लिए कोई जावास्क्रिप्ट नहीं आपने यूज़ करनी फॉर नाउ। इन अगर हम बहुत आगे एडवांस पे जाते हैं तो हम उसमें जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए। लेकिन अभी के लिए HTML और CSS से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बन जाएगा आपका। ठीक हो गया। इसका बस मकसद क्या होता है कि वो सारे डिवाइसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस पे आपका जो पेज है वो ख़राब ना हो, जो आपने डिज़ाइन किया था वो वैसा अच्छा लगे। ठीक है, और इससे क्या होता है कि अगर मैं एक चीज़ लैपटॉप में यूज़ कर रहा हूँ और वो मैं मोबाइल में यूज़ करूँ तो ख़राब हो, तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब हो जाएगा ना। और अगर डायरेक्टली मैं मोबाइल में यूज़ करूँ और आपने वो बनाई लैपटॉप के लिए और मोबाइल के लिए तो बनाई नहीं आपने, तो वो मोबाइल में तो अच्छी नहीं लग रही होगी, तो उससे यूज़र का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब होगा, जो कि हमने नहीं करना ख़राब। ठीक है, अच्छा जी, इसमें से अब एग्जांपल हम देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास ये है कि एक ये देखें, ये डेस्कटॉप में बनी हुई है साइट। ठीक है, डेस्कटॉप के लिए उसने क्या किया हुआ है, इस तरह किया हुआ है। टैबलेट के लिए उसने थोड़ा सा चेंज कर दिया डिज़ाइन, और फ़ोन के लिए उसने क्या कर दिया है, थोड़ा सा चेंज। यानी कि जो आपका काम है ना, आपने काम को ख़त्म नहीं करना। यानी कि अगर आपने 4 लाइनें लिखी हुई थी तो आपने 2 नहीं कर देनी मोबाइल के लिए, वो 4 लाइनें अडेप्ट होंगी मोबाइल डिवाइस के हिसाब से। यानी कि मोबाइल के हिसाब से उसको थोड़ा सा, उसको फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर देंगे। ठीक है, उसको विड्थ थोड़ी दे देंगे, यानी इस तरह चीज़ें करेंगे कि वो फ़ोन के अंदर भी प्यारी लगे, उसका डिज़ाइन ख़राब ना लगे। ठीक है, अच्छा, अब व्यू पॉइंट क्या होता है हम उसके बारे में आज देखेंगे। द व्यू पोर्ट इज़ द यूज़र विजिबल एरिया ऑफ वेब पेज। व्यू पोर्ट क्या होता है कि आपके पास जो डिवाइस है, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, उसके अंदर जो स्क्रीन है वो आपकी व्यू पोर्ट है। ठीक है, वो मोबाइल की अलग होगी, डेस्कटॉप की अलग होगी, लैपटॉप की अलग होगी। अब क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या होता था, सिर्फ मोबाइल सिर्फ डेस्कटॉप ही होते थे, यानी कंप्यूटर स्क्रीन ही होती थी, मोनीटर्स ही होते थे जिसके लिए वेबसाइट्स बनती थी। अब क्या हुआ, अब हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, टैबलेट्स आ गए हैं, ठीक है, लैपटॉप्स आ गए हैं। तो हमें उसके लिए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना पड़ता है। पहले ये स्टैटिक डिज़ाइन ही होता था, फिक्स्ड ही होता था, एक ही स्क्रीन साइज़ होता था, उसके हिसाब से बनता था। अब हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस आ गई हैं, उसकी डिफरेंट स्क्रीन है। किसी की हमारे पास 12 इंच की है, किसी की 13 इंच की है, किसी की 16 इंच की है। लैपटॉप में भी हमारे पास बहुत वैराइटीज़ आ गई हैं। इसी तरह मोबाइल डिवाइसेस में भी हमारे पास बहुत वैराइटीज़ हैं। उसके अब सबसे पहले इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि अपना जो ब्राउज़र्स है ना, जैसे क्रोम वगैरह, वो खुद ही ना देखते थे डिवाइस कितनी है, यानी उसका साइज़ कितना है, और उसको उस हिसाब से ना स्केल डाउन कर देते थे। यानी कि अगर ये पेज है, अब डिवाइस छोटी हो गई है, तो इसको माइनस, ये देखें, जूम कर दिया, जूम आउट कर दिया। ये ब्राउज़र करते थे, पर ये कोई एक कह लें कि इसका सॉल्यूशन नहीं था। जैसे एक उन्होंने वैसे ही एक आर्जी तौर पे हल निकाला था। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 250 पे करके इस वक्त देख रहे हैं ना, ताकि हमें समझ आए। लेकिन वैसे तो ये 100% पे जब हम किसी के लिए बनाएंगे तो वो ऐसे देख रहा होगा आपकी वेबसाइट को। ठीक है, तो उसके लिए फिर अब हम व्यू पॉइंट की एक प्रॉपर्टी भी यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ उसको कैसे यूज़ करना है। आपने जो हमारा हेड का टैग है ना,
अब ये एक किस्म का एक कह लें प्री डिफाइंड ऑलरेडी एक चीज़ है, जिससे क्या होगा ब्राउज़र समझ जाएगा कि अब हमारी वेबसाइट अगर मोबाइल में दिखाएगा वो तो उसको मोबाइल के हिसाब से दिखा देगा, डेस्कटॉप में दिखाएगा तो डेस्कटॉप के हिसाब से दिखा देगा। यानी वो खुद ही चीज़ों को ना अडेप्ट करके ट्राई करेगा आपके डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव करने की। एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, उसमें बहुत सारे मसले होंगे जो हम हल करने की कोशिश करेंगे इसके बाद, लेकिन ये सबसे पहला सोल्यूशन है जो आपने करना ही है, हर पेज के लिए करना है आपने, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होगा हमारे पास, हमने एक मेटा का टैग यूज़ करना है, ठीक है। और उसके अंदर हमने लिखना है जी, हम मेटा के टैग को पहले बंद करते हैं, ठीक है। उसके अंदर हमने नेम देना है जी व्यू पोर्ट, ठीक है, कि हम मेटा का टैग यूज़ क्यों कर रहे हैं, व्यू पोर्ट के लिए। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने उससे बता दिया कि हम मेटा का टैग यूज़ क्यों कर रहे हैं। उसके बाद हमने एक उसको देना है एट्रीब्यूट कंटेंट का, ठीक है। उसके अंदर हमने उसको बताना है कि जो विड्थ है ना उसको आप इक्वल टू रखो डिवाइस विड्थ के, यानी कि हमारा हम उसको अब समझा रहे हैं ना, हम ब्राउज़र से बात कर रहे हैं। ब्राउज़र क्या होता है, क्रोम, ओपरा, ठीक है, फायरफॉक्स, इन सब की सफारी। अब हम उसको कह रहे हैं कि हमारा जो कंटेंट है ना उसकी जो विड्थ है आपने उसको अडेप्ट कर लेना है जो भी डिवाइस में हमारा वेब पेज चल रहा होगा ना उसके हिसाब से। विड्थ इसको क्या करनी है, डिवाइस विड्थ, यानी डिवाइस का मतलब जो भी डिवाइस चल रही है उसकी विड्थ के हिसाब से हमारी विड्थ को सेट कर दो, ठीक है। और इनिशियल स्केल कॉमा लगाना है इसमें, और इनिशियल इसकी स्पेलिंग देखते हैं क्या है, INITIL स्केल। इनिशियल स्केल हमने इसको देना है जी 1.0 का, ठीक है, 1.0। और इस सारे को हमने इन्वर्टेड कोमास में करना है, ठीक है। जैसे ये व्यू पोर्ट भी इन्वर्टेड कोमास में हो गया, ये विड्थ वाला भी हमारा पास इन्वर्टेड कोमास में हो गया, कंटेंट की जो हमने विड्थ सेट की है, ठीक है। और हमारे पास ठीक हो गई, यहाँ पे भी हमारे पास ये आ रहा होगा। अच्छा, अब हमने ये तो दे दिए, ठीक है। अच्छा, ये जो हमारा यहाँ पे जो गलती है, ये जो है हमारा कॉमा यहाँ पे नहीं ख़त्म होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है। अब हम दोबारा देखते हैं हमने किया क्या। हमने नेम दिया उसको व्यू पोर्ट का, उसके बाद हमने उसको बताया विड्थ कर दो डिवाइस विड्थ, यानी कि वो देखेगा कि उस स्क्रीन की जहाँ भी हमारी वेबसाइट चल रही है या वेब का एक पेज भी चल रहा हो, उस यानी इस HTML की फाइल की बात हो रही है जो ये चल रही है इंडेक्स की फाइल, ठीक है। वो कह रहे हैं कि विड्थ ऑफ द फॉलो स्क्रीन विड्थ ऑफ द डिवाइस विच इज़ वेरी डिपेंडिंग ऑन डिवाइस, यानी कि जिस डिवाइस के अंदर ये चल रहा होगा उसके हिसाब से वो विड्थ सेट करने की कोशिश कर देगा, ठीक है। द इनिशियल स्केल 1.0 पार्ट सेट्स द इनिशियल जूम लेवल व्हेन द पेज इज फर्स्ट लोडेड बाय ब्राउज़र। अब वो जो अभी मैंने जूम आउट जूम इन करके आपको दिखाया है वो कह रहा है उसको वो इनिशियल स्टेट पे रख देगा, इनिशियल स्टेट में 1.0 कर देगा। 1.0 क्या होगी, जो भी सबसे सबसे पहला इनिशियल जूम लेवल है उसमें करके ब्राउज़र शो करेगा, यानी ज़्यादा जूम इन भी नहीं करेगा ना ज़्यादा जूम आउट करेगा, ठीक हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। इससे आपको हमने बनाया इस पेज को इसी डिवाइस के लिए, इसमें नहीं आपको समझ आएगी। हम इसको अगर लेके चलें, ये डेस्कटॉप डिवाइसेज है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ कमिट, इस पूरी लाइन को मैंने कमिट कर दिया, यानी कि मैंने ये लगाई नहीं हुई, ठीक है। और मैं ये रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास ये देखें, यानी कि अगर मैं इसको कमिट कर देता हूँ तो वो कुछ नहीं कर रहा, उसके पास जैसा डाटा आ रहा है उसने शो कर दिया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इसको लगाते हैं, ये देखें ना, अभी मैंने रिफ़्रेश नहीं किया, ये अभी पुरानी स्टेट में ही है, तो देखें ये स्क्रॉल हो रहा है, ख़राब हो रहा है सारा डाटा हमारा, यानी रिस्पॉन्सिव नहीं है। अब मैं ये एक किस्म का मैंने मोबाइल डिवाइस में देखने की कोशिश करूँगा मोबाइल में कैसा लगेगा। अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया है और क्या किया, मैंने ये लाइन लगाई है जो भी हमने समझी है। अब उसने किया क्या देखें ज़रा, उसने ऐसे कर दिया कि मुझे स्क्रॉल नहीं करना पड़ा, मेरा सारा जो कंटेंट है वो उस विड्थ में फिट हो गया जिस विड्थ का वो मोबाइल था, ठीक है। यानी कि अगर मैं यहाँ से मोबाइल चेंज कर दूँ, ये मैंने 12 प्रो किया है, वो उसके हिसाब से उसने सेट कर दिया।
ये A51 पे हो गए हैं, A51 के हिसाब से कर दिया उसने, ठीक है। तो ये पिक्सल 5 के हिसाब से कर देगा। अब मैं वापस अपनी डेस्कटॉप डिवाइस पे आया हूँ, उसने डेस्कटॉप के हिसाब से कर दिया। लेकिन अगर यही चीज़ मैं यहाँ से ख़त्म कर दूँ, फिर वो ये काम नहीं करेगा, फिर वो आपका पेज ख़राब ही रखेगा। ये देखें ये इसने ख़राब किया हुआ, जिस मर्ज़ी डिवाइस में चले जाएँ वो सेट नहीं करेगा। तो देखें अभी भी लेफ़्ट राइट साइड पे स्क्रॉल हो रहा है, यानी कि हमारा कंटेंट बाहर जा रहा है ना विड्थ से, तो उसको वो सेट नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हम इसको कर देंगे ऐसे, ये देखें अब इसने इस विड्थ के हिसाब से अभी भी 100% नहीं वो सेट करेगा, लेकिन पहले से वो काफ़ी बेहतर कर देगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ से और एक और चीज़ है, जब आपने ये चीज़ यूज़ करनी है ना, ये जैसे मैं ये डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ कर रहा हूँ, इसमें एक मसला ये आता है कि जब आपकी वेबसाइट जैसे मैंने गिटहब के लेक्चर्स ऑलरेडी दिए हुए, नेटलीफाई के दिए हुए, कोई अपना मोबाइल में खोलेगा वो डायरेक्टली खोलेगा, ठीक है। तो वो जो स्टाइल्स और जो एचटीएमएल लगी होगी वो सही से लोड हो जाएगी, क्योंकि हम यहाँ से बार बार चेंज करें ना, तो कभी कभी नहीं भी होती यहाँ से लोड, तो टेंशन लेनी, आप रिफ्रेश करेंगे तो वो सेट हो जाएगी, ठीक है। तो वो इसमें कभी कभी आ जाता है कि हम जब यहाँ से अपना रिस्पॉन्सिव जाते हैं या यहाँ से विड्थ वगैरह हाइट वगैरह चेंज कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी हमारे स्टाइल सही से नहीं लगते, क्यों? क्योंकि वो अड़ जाते हैं। तो आपने उसको रिफ़्रेश करना है तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली जब हमारी वेबसाइट किसी की मोबाइल पे होनी है तो वो अपने विड्थ बड़ी छोटी नहीं कर रहा होगा, उसकी तो एक्चुअल पूरे मोबाइल की विड्थ उतनी ही होगी जो है। तो आपकी डिवाइस सही से आपकी वेबसाइट सही से लोड होती है वहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये तो हमने पढ़ लिया जी कि व्यू पॉइंट का जो हमने मेटा टैग देना है उसका क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें हैं जो हमने रिस्पॉन्सिव करते हुए, यानी जब वेबसाइट बनाते हुए ही हमने नोट डाउन करनी है, ताकि जब हम रिस्पॉन्सिव करें तो हमें मसला ना हो, या फिर रिस्पॉन्सिव हम करें या ना करें, जब हमारी वेबसाइट किसी मोबाइल में खुले तो हमें मसला ना हो। सबसे पहले क्या चीज़ है कि जो अपनी फिक्स्ड चीज़ें ना वो यूज़ नहीं करनी। जैसे हमने पोजीशन फिक्स्ड पढ़ी थी, वो हमने ट्राई करना है यूज़ ना करें। मैक्सिमम मतलब कि यूज़ करना है, ट्राई करना है कि चीज़ें ऐसी यूज़ ना करें जिसकी फिक्स्ड चीज़ हो कोई भी, ठीक है। और उसके अलावा हमने, जैसे मैंने आपको पहले भी रिस्पॉन्सिव का जब भी आपको बताया थोड़ा सा, तो जैसे मैं किसी चीज़ का यूज़ करूँ 100 पिक्सल्स, तो वो 100 पिक्सल्स ही रहेगा, जितनी मर्जी बड़ी डिवाइस हो जाए, जितनी मर्जी छोटी डिवाइस हो जाए। लेकिन मैं इसको कहूँ 25%, तो वो 25% ऑफ द डिवाइस हो जाएगा। जिस भी डिवाइस में आप पेज शो करेंगे उसका 25% वो शो करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, वो रिस्पॉन्सिव होगा, वो देखेगा डिवाइस इतनी है तो वो उसका 25% होगा, डिवाइस इतनी है तो उसका 25% होगा। तो आपने ट्राई करना है कि इस तरह के आपने यूनिट्स यूज़ करने हैं जिससे वो खुद ही चीज़ें रिस्पॉन्सिव होती जाए। यानी अगर मैंने एक इमेज ली है और मैंने उसको पेज की 25% विड्थ दे दी, जब वो मोबाइल में जाएगी वो खुद ही 25% पे हो जाएगी, वो मसला करेगी नहीं आपके पेज को कि वो गलत आ रही हो या वो इतनी बड़ी आ रही हो कि पूरी स्क्रीन में ही ना आ रही हो। तो ये चीज़ें आपने इस तरह, जब हमने कोड करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, हम पहले सीख रहे थे कि कोड कैसे करना है, हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे कि कोड अच्छा कैसे करना है, हमने राइट अप्रोच क्या यूज़ करनी है, क्योंकि एक ही चीज़ को करने के 10 तरीके हैं। अब हमने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है हम देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, बारी बारी सारी चीज़ों की बारी आएगी। तो आपने वो यूज़ करनी है चीज़ें जो जो खुद ही अडेप्ट होने लग जाए, यानी कि ट्राई करना है आपने परसेंटेजेस यूज़ करनी है, ठीक है, रैम यूज़ करने हैं, पिक्सल्स नहीं यूज़ करने, ठीक हो गया। पर हर चीज़ के लिए यूज़ नहीं भी कर सकते, तो ये अभी आहिस्ता आहिस्ता आपको करते हुए समझ आएगी। तीसरी हमारे पास जो एक और चीज़ है, हम मीडिया क्यूरीज यूज़ कर सकते हैं। मीडिया क्यूरी से क्या होता है कि हम मीडिया क्यूरीज को मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको उसमें बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ग्रिड व्यू है। ग्रिड व्यू क्या होता है कि हम अपने पेज को 12 एग्जैक्ट बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है। और फिर हम उसको बताएं कि इन 2 हिस्सों में मुझे साइड बार चाहिए, इन राइट साइड वाले 4 हिस्सों में मुझे एक डिव चाहिए, ठीक है। मतलब कि हम अपने पेज का जो लेआउट सेट करने की ट्राई है। अब जैसे ये एक पेज है, ठीक है, इन्होंने क्या किया हुआ है, इस पूरे पेज को 12 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, और यहाँ के 2 कॉलम अगर हम कहें तो ये 2 कॉलम उन्होंने साइड बार के लिए दिए हुए हैं। ये जो राइट साइड के 2 कॉलम है उन्होंने ये एड्स के लिए दिए हैं, देखें यहाँ पे सिर्फ एड्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये 6 या 8 जितने भी कॉलम बच गए, यानी वो 12 एग्जैक्ट कॉलम होंगे, 13 नहीं हो सकते, ठीक है। इसी के अंदर आपने कंटेंट फिट करना, इसके अंदर उन्होंने अपना मेन कंटेंट दिया हुआ है। तो इस तरह भी हम ग्रिड व्यू करके यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारा लेआउट बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है,
हमें ये नहीं करना पड़ता कि इसको विड्थ दो, इसको विड्थ दो, इस तरह करो। सारा लेआउट हमारा बहुत अच्छे से डिफाइन हो जाता है, यानी कि हमने अपने जहन में 12 कॉलम्स बनाने होते हैं, ठीक है, कोई बना के नहीं देगा। जहन में 12 कॉलम्स बनाने होते हैं और उसको उस हिसाब से फिर डिवाइड करना होता है, ठीक है। जैसे ये 12 कॉलम उन्होंने यहाँ पे दिखाए भी हुए हैं, देखता हूँ अगर इन्होंने भी कोई एग्जांपल दी हो। ये देखें, इन्होंने 12 कॉलम्स बनाए हुए हैं। अब इन 12 को आप देखें जरा उसने यूज़ कैसे किया नीचे वाली स्क्रीन पे। उसने कहा ऊपर हेडर लग जाए, नीचे फुटर लग जाए, उनमें उसने 12 कॉलम्स यूज़ किए हैं। लेकिन उसने इस कंटेंट के लिए कितने यूज़ किए हैं, 1 2 3 कॉलम्स, और इस कंटेंट के लिए भी 3 कॉलम्स, और ये बाकी सारे उसने अलग से कंटेंट के लिए यूज़ किए हुए हैं। देखो उसमें बताया रिस्पॉन्सिव ग्रिड व्यू ऑफन हैज़ 12 कॉलम्स एंड हैज़ अ टोटल विड्थ ऑफ 100%। आपके पूरे पेज की विड्थ तो वैसे भी 100% ही है, उसको उन्होंने बस 12 हिस्सों में इक्वली डिवाइड कर दिया। और ये देखें ज़रा, ठीक है। अब आप इसको जितना मर्ज़ी यानी कि करते रहेंगे ना, रिस्पॉन्सिव में जाएँ या डिवाइस चेंज करते रहें, वो अपने हिसाब से उतने कॉलम ही लेगा। ये देखें, उसने अभी भी 3 लिए हैं, इतने भी कर देंगे। और मैं ज़ूम करूँ ज़रा आपको नज़र आने के लिए। अच्छा, यहाँ नज़र नहीं आएगा सही से। जैसे मैंने ये देखें, ये किया है, ठीक है। तो ये देखें, ये 3 कॉलम ही ले रहा है। मैं बड़ी डिवाइस भी करूँगा तो भी वो 3 कॉलम ही ले रहा है। तो ये ग्रिड व्यू होता है। इससे हम मतलब कि ग्रिड व्यू समझ सकते हैं कि ग्रिड व्यू कैसे काम करता है। आपने अपने पेज को 12 इक्वली हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और उसके बाद आपने उसको यूज़ कर लेना है। आगे हमारे पास बहुत हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मीडिया क्यूरीज। मीडिया क्यूरीज क्या करती हैं, अब देखें हमारा पेज, मैंने व्यू पोर्ट लगाया, चलें हो गया रिस्पॉन्सिव, पर वो एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिव नहीं हुआ, ठीक है। मुझे कुछ पार्टिकुलर ही कुछ करना है। मैं कहता हूँ कि चलो मेरा सारा पेज रिस्पॉन्सिव हो गया, लेकिन ना जैसे वो 400 पिक्सल या 600 पिक्सल की किसी डिवाइस में जा रहा है ना, तो एक लाइन है वो पूरी नहीं आ रही उस पर। तो एग्जैक्टली उस 600 पिक्सल पे मैंने कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे मीडिया क्यूरीज यूज़ करनी है। वो कैसे यूज़ करनी है वो हम देखते हैं अभी। ये एक बहुत वसी टॉपिक है, रिस्पॉन्सिव कैसे करते हैं मीडिया क्यूरी से। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं, ताकि हम नेक्स्ट बूटस्ट्रैप पे मूव करें, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्सिव करना है ना, जो प्योर सीएसएस से रिस्पॉन्सिव करना है, वो हम एडवांस सीएसएस में करेंगे। अभी हम जस्ट आइडिया ले रहे हैं कि क्यूरी से, मीडिया क्यूरी से काम कैसे कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा, लेकिन हम अभी इसको डिटेल में, इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि हम इससे रिस्पॉन्सिव करें बैठ के, ठीक है। अब जैसे इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द ब्राउज़र विंडो इज 600 पिक्सल और स्मॉलर, द बैकग्राउंड कलर विल बी लाइट ब्लू। यानी हमने कुछ भी पार्टिकुलरली कराना है, जैसे हम होवर पे कुछ करवाना चाहते थे तो हम कर लेते थे ना, तो हम स्पेशली किसी स्क्रीन विड्थ के ऊपर कुछ करवाना चाहते हैं, यानी कि हम 700 पिक्सल की स्क्रीन हो तो ये हो जाए, 900 पिक्सल की स्क्रीन हो तो ये हो जाए, ठीक है। हम चाहते हैं कि इमेज की जो विड्थ है, ठीक है, इमेज का जो साइज़ है वो लैपटॉप पे बड़ा हो और मोबाइल पे छोटा हो, तो किस तरह होगा, मीडिया क्यूरी से होगा। यानी कि हमने एक ही चीज़ को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स देने हैं, तो वो मीडिया क्यूरी से होगा, एट द सेम टाइम होगा। यानी कोई आपकी डिवाइस मोबाइल में देख रहा है तो उसके पास छोटा साइज़ होगा, वही मतलब कोई वेबसाइट अगर लैपटॉप में कोई देख रहा है तो उसका बड़ा बड़ा साइज़ होगा, यानी कि एक ही टाइम पे वो चीज़ हो रही होगी। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। अब जैसे ये देखें, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मीडिया क्यों लगाई है, मीडिया, इसका लिखने का तरीका क्या है, मीडिया ओनली स्क्रीन, यानी कि मीडिया लगाओ स्क्रीन पे और उसकी मैक्स विड्थ क्या हो, 600 पिक्सल। जब मैक्स विड्थ उसकी 600 पिक्सल हो तो उस पर ये स्टाइल लगा दो। स्टाइल लगाने का वही तरीका जो हमारा पहले तरीका था, मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा कि हमने पहले आपको दिखाया था ना, पीछे पेज जो इन्होंने दिखाया था, वो कह रहे थे कि ये प्यारा नहीं लग रहा था, ये रहा। देखें इसमें नहीं, ऊपर एक और है हमारे पास, ये देखें ना, ये डेस्कटॉप है, ये टैबलेट है, ये फ़ोन है। उसने कहा ये प्यारा नहीं लग रहा था, इसको और प्यारा, यानी कि रिस्पॉन्सिव नहीं लग रहा था, तो इसको और रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम मीडिया क्यूरीज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसमें वो फिर सेट हो जाता है। शायद ये टैबलेट वाला है, जैसे अब वो कह रहे हैं कि हमने टैबलेट में ये तीनों फुल विड्थ पे दिखाने हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे खाली स्पेस है। तो वो उसको हम कैसे कर सकते हैं, मीडिया क्यूरी से कर सकते हैं हम। अच्छा, अब हम इसको लगाने का तरीका देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे स्टाइल शीट कौन सी लिंक हुई हुई है।
अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं इस स्टाइल शीट में और हम यहाँ पे स्टाइल्स में जाके यहाँ पे हम एक कमेंट ऐड करते हैं मीडिया क्यूरीज, ठीक है। और हम यहाँ पे और भी एक कमेंट ऐड करते हैं स्टाइल्स फॉर 600 पिक्सल्स डिवाइसेस, ताकि हमें पता हो कि हम जो अब नीचे स्टाइल्स लगाने लगे हैं उस 600 पिक्सल की डिवाइसेस के लिए, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे है, हम यहाँ पे एट द रेट ऑफ जो शिफ्ट दबा के 2 से आएगा फिर लिखेंगे मीडिया, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे ओनली स्पेस डाल के, उसके बाद हम लिखेंगे स्क्रीन, ठीक है। ये हमने यहाँ तक उसको बता दिया कि स्क्रीन पे मीडिया लगाना है आपने। उसके बाद अब हम उसको बता रहे हैं कि और अब उसको बताने लगे कितनी स्क्रीन हो तो आपने ये करना है। फिर हमने लगानी है ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट पैरेंथेसिस भी कहते हैं। शिफ्ट दबा के 9 दबाएंगे ना तो खुद ही खुल भी जाएगी और बंद भी हो जाएगी, वरना शिफ्ट 9 से खुलेगी और शिफ्ट 0 से बंद हो जाएगी। अब इसके अंदर आप मैक्स विड्थ भी दे सकते हैं, मिन विड्थ भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं सिर्फ मैक्स विड्थ दें, हम मिन विड्थ भी दे सकते हैं, ठीक है। हमने ये मैक्स विड्थ दे दी। उसके बाद हमने लगाना है कोलन और उसको बताना है कि यार चलो 900 पिक्सल्स पे ये हम यहाँ पे 900 कर लेते हैं, ताकि आपको ये ना हो कि हम सिर्फ 600 पे कर सकते हैं, हम किसी भी विड्थ पे कर सकते हैं, बड़ी हो जाए 1000 2000 4000 आप उस पर कर सकते हैं। इसके बाद आपने लगा देनी है ये ब्रैकेट। अब इस ये तो फेमिलियर है ना, ये तो CSS की ब्रैकेट है। इसके अंदर अब आप जो मर्जी करें, अब आप इसको क्लास के साथ कर लें, डिव को डायरेक्ट बुला लें, बॉडी को कोई टैग लगाना है, कुछ भी करेंगे हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बॉडी को डायरेक्ट अगर करना चाहें तो हम बॉडी के अंदर बॉडी को हम क्या देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, जैसे BG बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ब्लैक। कब हो, जब नेक्स्ट 900 हो जाए उसकी विड्थ, ठीक है। अब हमने ये रिफ्रेश किया, ये नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि अभी इसकी विड्थ कितनी है 908 के ऊपर, अभी यहाँ पे करके आएगी, आपने देखना है, ठीक है। अच्छा, अभी हमारी स्टाइल इस पे नहीं लगे, हम चेक करते हैं कि क्या मसला है, ठीक है। थिंक्स हमने 900 के बाद PX में लिखा। हम्म अच्छा, ये देखें, अब हमने उसको बताया है कि मीडिया गुरी लगाओ, ठीक है, मैक्स विथ 900, यानी कि जब 900 से नीचे जो जाएगी ना आपकी डिवाइस, तो आपने बैकग्राउंड क्या कलर कर देना है, काला, ब्लैक। अब ये देखें, आपने वो यहाँ पे नोट करना है कि इसकी विड्थ कितनी है। अब इसकी 928 920 910, जैसे 900 पे गई है और उससे नीचे ब्लैक हो गई, ठीक है। यानी कि हमने ये उसको एक मैक्स विड्थ एक ब्रेक पॉइंट दे दिया है। ब्रेक पॉइंट इसको अपनी याद रखना है, डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स होते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ से चेक करें ब्रेक पॉइंट्स, ये कुछ स्टैंडर्ड्स ब्रेक पॉइंट्स हैं। मोबाइल डिवाइस क्या होते हैं, 320 पिक्सल से लेकर 480 पिक्सल तक मोबाइल डिवाइसेस होती हैं। आईपैड और टैबलेट्स क्या होते हैं, 481 पिक्सल से लेकर 768 तक होते हैं। स्मॉल स्क्रीन लैपटॉप 1024 तक होते हैं, 1200 तक डेस्कटॉप होती हैं, और जो हमारी LCDs वगैरह होती हैं वो 1200 पिक्सल से अबव होती है। ये कुछ ब्रेक पॉइंट्स हैं जिस पे हम काम करते हैं। हम बताते हैं यार मोबाइल में ये हो जाए, अगर हम टैबलेट में कुछ करना है तो टैबलेट के लिए हम अलहदा ब्रेक पॉइंट लेके उसको कर देते हैं। तो ये ब्रेक पॉइंट्स उन्होंने बनाए हुए हैं। ये नहीं कि हमारे ब्रेक पॉइंट पे हम कहेंगे 900 पे ये हो जाए, 901 पे ये हो जाए, 902 पे, नहीं। हमारे कुछ ब्रेक पॉइंट्स प्री डिफाइंड है, हम इस पे ही काम करते हैं। इसके अलावा भी हमें लगे कि यार यहाँ कोई चीज़ ख़राब हो रही है, हमें पता चल रहा है कि हम चेक करते हैं, जब हम वेबसाइट बनाते हैं ना हम उसको चेक करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ करके, डिफरेंट ऐसे डेस्कटॉप पे करके ना, हम ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं कि यार अच्छा इस पे सही लग रही है नहीं लग रही, इस पे सही लग रही है कि नहीं लग रही। यहाँ से हमें पता तो चल रहा होता है कि कितनी विड्थ है। उस विड्थ पे अगर कोई मसला आ रहा है और वो मेजर मसला है तो हम उसको एग्जैक्टली उतने ही पिक्सल दे के वो मसला हल कर देते हैं। इस तरह हम मीडिया के यूज़ करते हैं और उसको जिस तरह मर्जी स्टाइल दें। आप यहाँ पे इसको बैकग्राउंड दे दिया, आप इसको यहाँ पे बॉर्डर दे सकते हैं, मतलब कोई नेक्स्ट स्टाइल्स भी दे सकते हैं, यानी न्यू स्टाइल्स भी दे सकते हैं, और जो पुराने ऑलरेडी स्टाइल्स लगे हुए हैं उनको भी ओवर कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने जैसे यहाँ पे मैं बॉडी को देता हूँ कलर, बैकग्राउंड कलर देना है हमने रेड, ठीक है।
मतलब कि बॉडी को हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया रेड, लेकिन जब 900 पिक्सल या 900 पिक्सल से छोटी हो तो ब्लैक हो जाए, तो हम ये ओवरराइट कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ऑलरेडी स्टाइल हो और आपने उसके बाद ही देना है, आप एक नया स्टाइल भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम पूरी बॉडी का कलर दे दें ग्रीन, कब? जब 900 पिक्सल या 900 पिक्सल से छोटी स्क्रीन हो गई। देखें अभी ग्रीन नहीं है, अभी देखें ब्लैक है और ये ब्लू है, ये ग्रीन है। ठीक है, अब हम इसको, ये देखें सारा ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ये है कि आप नए स्टाइल भी दे सकते हैं और ओवरराइड भी कर सकते हैं। तो ये मीडिया क्यूरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। बाकी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आपको फिर आहिस्ता आहिस्ता यूज़ करनी भी आ जाएगी। लेकिन अभी हमने इसकी डिटेल में नहीं जाना, अभी हम आगे इससे एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगी हम ये सारा कुछ क्यों पढ़ रहे थे। ठीक है, अच्छा, सी एस एस यूज़, अब जैसे हम बहुत बड़ी वेबसाइट बना रहे हैं, 50 या 100 पेजेस की वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम बैठ के लिखते नहीं हैं कि अच्छा इसका बटन, अब एक बटन ही हम बनाने लगे हैं, उसको भी 5-10 स्टाइल्स देने बैठ जाएं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक प्रॉपर्टी लिखें और सारे काम हो जाए। उस टाइम को बचाने के लिए फ्रेमवर्क्स आ गए हैं। ठीक है, उससे क्या होता है, वो ही काम जो हमने 10 प्रॉपर्टीज दे के करना था, वो एक क्लास हम देते हैं, जैसे डिव के अंदर हम एक क्लास लिख देंगे और उस क्लास के पीछे वो हो वही काम रहा है, वही 10 प्रॉपर्टीज दी जा रही हैं, लेकिन ऑलरेडी प्री डिफाइंड वो प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी जैसे मैंने एक बटन देना है रेड कलर का, तो उसके लिए क्लास है प्राइमरी की। ठीक है, और मैं प्राइमरी लिखूंगा अपनी क्लास में, वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो उसको फ्रेमवर्क कहते हैं। किसी भी चीज़ को हमने कर दिया है, ऑलरेडी करके रखा हुआ है किसी बंदे ने, अब हम उसका फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। तो हमने जो नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करना है वो है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप हमने यूज़ करनी है एज अ सी एस एस फ्रेमवर्क। सी एस एस हमने पढ़ ली, अब हम सी एस एस का फ्रेमवर्क पढ़ेंगे, ताकि हमारा जो सी एस एस से लेंथी काम है वो जल्दी हो जाए और हम रिस्पॉन्सिव भी ईजिली कर सकते हैं बूटस्ट्रैप के साथ। ठीक है, सी एस एस से भी सारे काम कर सकते हैं और बूटस्ट्रैप कोई नई चीज़ नहीं है, बूटस्ट्रैप के अंदर भी सी एस एस ही हो रही है, ये क्लियर रखना है आपने। और बूटस्ट्रैप उसी को समझ आएगा जिसको सी एस एस आती है, ये नहीं कि आप डायरेक्ट बूटस्ट्रैप समझ सकते हैं। देखें आपको अगर एक एक चीज़ नहीं पता होगी तभी आप, मतलब हम इसलिए बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं कि टाइम बचे, ये नहीं कि हमें आती नहीं है सी एस एस। जिसको सी एस एस नहीं आती वो बूटस्ट्रैप को कभी यूज़ ही नहीं कर सकता। ठीक है, सी एस एस के जो कॉन्सेप्ट हैं उसको अगर पता ही नहीं है कि मार्जिन और पैडिंग क्या होता है, वो मार्जिन और पैडिंग की क्लासेस कैसे यूज़ करेगा और कहाँ पे यूज़ करेगा। तो इसलिए पहले सी एस एस की आपने सही से प्रैक्टिस करनी है, फिर बूटस्ट्रैप पे मूव होना है। बूटस्ट्रैप जैसे आपका काम आसान करेगा, ईजी करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जिसको सी एस एस का नहीं होगा उसको बूटस्ट्रैप पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने सी एस एस की बहुत अच्छी से प्रैक्टिस करनी है, पीछे से हमने जो भी लेक्चर लिए हैं उसको एक दफ़ा रिवाइज करना है और देन बूटस्ट्रैप पे आपने मूव होना है। आज के लेक्चर में इतना ही है, कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।